दोस्तों आज है 22 सितंबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। उससे पहले हम बात कर लेते हैं इन खबरों की हेडलाइन की। दोस्तों यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने फ़िलिस्तीन को दिया आज़ाद फ़िलिस्तीन का दर्जा, जिससे नेतन्याहू हुआ बेहद ही नाराज़ और बेहद ही परेशान। एक और खबर आ रही है दोस्तों, 1967 के बाद पहली बार कोई सीरियाई राष्ट्रपति यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग में पहुँचेगा, अहमद अल शरा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर आ रही है इसके बाद, बुधवार को दक्षिण इटली से कई जहाज मदद लेकर होंगे रवाना गाजा की तरफ। वो बड़ा फ्लोटिला है ये। एक और बड़ी खबर है दोस्तों ईरान को लेकर, ईरान के विदेश मंत्री करेंगे यूरोप के बड़े नेताओं से मुलाकात और चर्चा का विषय होगा ईरान पर लगने जा रहे प्रतिबंध। तो दोस्तों ये सारी बड़ी खबरें हैं जो एक एक करके मैं आपके सामने सारी खबरें रखूंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखना है। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की सच्ची पक्की और बड़ी खबरें। तो ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए पहली खबर पर हम बात करते हैं। क्या है पहली खबर? एक साथ ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने फ़िलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र देश मान्यता दे दी है। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद इसराइल भड़क उठा है। चलिए पूरी रिपोर्ट में आपको बताता हूँ क्या मामला है, क्या खबर है। तीनों बड़े कॉमनवेल्थ देश यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने रविवार यानी संडे को ऐतिहासिक कदम उठाया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर यानी यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है यह फैसला दो देश समाधान यानी टू स्टेट सॉल्यूशन को जिंदा रखने और शांति की उम्मीद को फिर से जगाने के लिए है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने साफ कहा है ये किसी भी तरह का हमास को इनाम देने के लिए नहीं है, बल्कि इसका मकसद है कि फ़िलिस्तीन और इसराइल के लोगों को दोनों को एक सुरक्षित और स्थायी भविष्य पा सकें, स्थायी अपना फ्यूचर पा सकें। स्ट्रोमर ने यह भी याद दिलाया कि 75 साल पहले ब्रिटेन ने इसराइल को भी मान्यता दी थी ठीक इसी तरह, और आज वे 150 से ज़्यादा देशों की कतार में शामिल हो गया है जो फ़िलिस्तीन को भी मान्यता दे चुका है। ये स्ट्रोमर ने बोला कि 75 साल पहले ब्रिटेन ने इसराइल को भी मान्यता दी थी, जैसे कि आज फ़िलिस्तीन को दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल ने इस फैसले को खारिज करते हुए विरोध जताया है और साफ कहा है कि फ़िलिस्तीन को मान्यता देने से शांति नहीं आएगी। दोस्तों स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव इसराइल पर बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे देशों का दबाव इसराइल पर बढ़ता जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या ये कदम गजा की जंग और वेस्ट बैंक की बस्तियों पर असर डालेगा या हालात और ज़्यादा बिगड़ेंगे? दोस्तों ये रिपोर्ट एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी न्यूज़ रिपोर्ट में छापी गई है और भी कई सारे मीडिया चैनल में छापी गई है। तो अब आप बताइए, क्या आपको लगता है फ़िलिस्तीन को मान्यता देने से मध्य पूर्व में शांति आएगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना दोस्तों, आपकी राय हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ आज की दूसरी बड़ी खबर में। दोस्तों 1967 के बाद पहली बार कोई सीरियाई राष्ट्रपति यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग में पहुंचने वाले हैं और वो हैं सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा। जी हाँ दोस्तों, चलिए पूरी रिपोर्ट में आपको ये भी बताता हूँ क्या मामला है, ये खबर अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये अहमद अल शरा जो हैं कभी अलकायदा का बड़ा चेहरा माने जाते थे और जिनके सिर पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा गया था। दोस्तों ये उस टाइम पर क्रिमिनल माने जाते थे, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। मई में रियाद में ट्रंप से मुलाकात के बाद उन्हें अमेरिका ने मान्यता दी और ज़्यादातर प्रतिबंध हटा दिए गए उनके ऊपर से, सीरिया के ऊपर से। अब शरा न्यूयॉर्क में यूएन मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं और कल पहली बार पूरी दुनिया को संबोधित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी सोच की जो कभी वांटेड माने जाते थे, अब उसी को दुनिया कूटनीतिक मंच पर लीडर मानकर बुला रही है। सवाल यह है, क्या शरा सचमुच सीरिया को स्थिर कर पाएंगे या सिर्फ राजनीति का नया खेल है? दोस्तों अपनी राय कमेंट में जरूर रखना, क्या शरा जो है सीरिया को संभाल पाएंगे। चलिए दोस्तों अब मैं आपको लिए चलता हूँ आज की तीसरी खबर में, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि ये खबर भी आपके लिए सुनना बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों ये खबर है गजा में आ रही मदद को लेकर। गजा की नाकाबंदी तोड़ने के लिए कई फ्लोटिला समंदर में उतरने के लिए तैयार हैं। इस बार दर्जनों जहाज इटली से रवाना होंगे और सीधा इसराइल की नाकाबंदी को चुनौती देंगे। ये दूसरी फ्लोटिला है दोस्तों, एक मैंने पहले ही बताई थी, एक और ये फ्लोटिला निकलने वाला है, जहाज़ों का काफिला निकलने वाला है। चलिए पूरी रिपोर्ट में आपको बताता हूँ दोस्तों क्या मामला है। दरअसल इंटरनेशनल कमेटी फॉर ब्रेकिंग द साई ऑफ गाजा ने घोषणा की है कि बुधवार यानी बुध के दिन दक्षिण इटली से कई जहाज गाजा की तरफ रवाना होंगे और ये पहला फ्रीडम फ्लोटिला कोलिटिएशन यानी FFC और 1000 मीडियन टू गाजा TMTC के साथ मिलकर शुरू की गई है। कमेटी का कहना है कि जब गाजा में मानवता की तबाही हो रही है और इसराइल हर दिन नरसंहार कर रहा है गजा के लोगों पर, दुनिया के हर आज़ाद इंसान का फर्ज है कि वो इस घेराबंदी को तोड़ने की कोशिश करे और गजा की मदद के लिए आगे आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक
ये जहाज मानवीय मदद और दवाइयाँ लेकर गाजा की तरफ बढ़ेंगे। खास बात यह है कि अब तक पहली बार इतने बड़े पैमाने पर जहाज फ्लोटिला निकलेगा। करीब 50 जहाज़ों का काफिला निकलेगा इटली से, एक साथ गाजा की ओर सफ़र करेंगे। यहाँ तक कि अक्टूबर की शुरुआत में एक और जहाज़ रवाना होगा जिसमें नई और इनोवेटिव आइडिया शामिल होगा, लेकिन उसका खुलासा अभी नहीं किया गया, उसका कोई पुख्ता अभी नहीं बताया गया। दोस्तों सोचिए, 18 साल से घेराबंदी झेल रहे गाजा के 24 लाख लोगों के लिए ये जहाज जिंदगी की किरण बनकर रवाना हो सकते हैं। बड़ा सवाल यह है, क्या ये फ्लोटिला गाजा तक पहुंच पाएंगे या इजराइल फिर से इन्हें रोक देगा। दोस्तों ये पूरी खबर छपी है एनाडोलू एजेंसी यानी ए न्यूज़ रिपोर्ट में, इसको छापा गया है। चलिए अब हम बात करते हैं आज की चौथी और बड़ी खबर में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है और ये खबर है ईरान को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ईरान को लेकर क्या खबर सामने आई है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये खबर सामने आई है, ईरान और यूरोप के बड़े नेता वियना से मिलने वाले हैं। वजह सिर्फ एक है, ईरान पर दोबारा लगने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध यानी सैक्शन जो हैं इस महीने के आखिरी तक लागू हो सकते हैं, तो उसी को लेकर ये बातचीत होगी। चलिए पूरी खबर मैं आपको बताता हूँ डिटेल से, क्या रिपोर्ट है, ये क्या खबर है। दोस्तों ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकाची ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी यानी E3 देशों के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इन मुलाकातों में दोनों तरफ के रिश्तों पर बातचीत की जाएगी और सबसे अहम मुद्दा होगा ईरान पर परमाणु कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अगस्त की लास्ट में यूरोपीय देशों ने 30 दिन का प्रोसेस शुरू किया था जिसमें संयुक्त राष्ट्र के पुराने प्रतिबंध फिर से लागू किए जा सकते हैं ईरान के ऊपर। लेकिन यूरोप ने एक शर्त भी रखी है कि अगर ईरान UN परमाणु निरीक्षक यानी इंस्पेक्शन करने दे, जांच करने दे और अपने यूरेनियम स्टॉक, जो ईरान के पास यूरेनियम स्टॉक की जांच की इजाज़त अगर ईरान दे देता है और अमेरिका के साथ वार्ता के लिए तैयार, बातचीत के लिए तैयार हो जाता है, तो इन प्रतिबंध को 6 महीने तक टाला जा सकता है। ये यूरोप के देशों ने कहा था ईरान से। हालांकि जून से ईरान के परमाणु स्टॉक पर सवाल है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका द्वारा किए गए हमलों के बाद हालात और ज़्यादा पेचीदा हो गए हैं। तो अब सबकी नज़र वियना की बैठक पर है। अगर समझौता हुआ तो ईरान कुछ राहत पा सकता है, लेकिन अगर बातचीत नाकाम रही तो इस महीने के आखिरी में कड़े प्रतिबंध दोबारा लग सकते हैं। तो अब बड़ा सवाल ये है, क्या ईरान और यूरोप के बीच ये डील हो पाएगी या हालात और ज़्यादा बिगड़ेंगे। अपनी राय दोस्तों कमेंट में जरूर रखना। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें जो एक एक करके हमने आपको सारी खबरें बताई। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम बताते हैं आपको वो सच जिसे दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी सच्चाई देखना चाहते हैं और दुनिया को, हालात को अपनी असली नज़र से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सच देखने के लिए, सच सुनने के लिए और सच को फैलाने के लिए जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।